देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ, पॉलिटिकल साइंस, ये फर्स्ट ईयर की आपकी क्लास रहेगी। अगर मैं बात करूं तो इस बुक में अगर आप देखोगे तो जो चैप्टर हैं, ठीक है, अगर मैं इस बुक में चैप्टरों की बात करूं तो भाई इस बुक में टोटल 12 चैप्टर हैं, ठीक है, और 12 के 12 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना वो बीच बीच में से पढ़ाऊंगा, यानी जहां से मुझे लग रहा कि बहुत इजी होगा या आसान पड़ेगा, जहां से आपको इस किताब की समझ आपको अच्छे से बन सकती है। यानी हम लोग पहले जो ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़ा आसान है, इजी हैं, या जिन चैप्टरों को समझना आसान है उन चैप्टर को मैं पहले करवाऊंगा। जो थोड़े से मुश्किल हैं कह सकते हैं उन चैप्टरों को हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्लास को शुरू करता हूं और आपको जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में से मैं आपको चैप्टर बताता रहूंगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको पहले करेंगे और बाकी जो रहेगा उसको बाद में करेंगे, ठीक है। ओके का पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, उदारवादी, यानी उदारवाद क्या है या उदारवादी क्या है। तो जो मैं अब बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना है। देखो, उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है। यानी क्या है उदारवाद, क्या भाई मेरे एक विचारधारा है, ठीक है। क्या है उदारवाद, क्या है एक विचारधारा है। जैसे किसी आदमी का कोई विचार हो उसको बोलते हैं उदारवाद। जो है एक क्या भाई मेरे, उदारवाद कह सकते हो भाई मेरे स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, क्या उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा कानून के शासन पर आधारित है। यानी जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और कानून पर आधारित एक विचारधारा है। उदारवाद जो है एक पश्चिमी लोकतंत्र में भूमिका निभा चुका है। यानी कह सकते हैं जो उदारवाद है, जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं उनमें कह सकते हैं उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना में क्या है, उदारवाद की हम लोगों को भूमिका देखने को मिलती है। यानी उदारवाद क्या मोटे तौर से एक विचारधारा है और उदारवाद जो है क्या भाई करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी भाई मेरे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता कर दो। यानी उदारवाद क्या भाई मेरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। क्या है उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। उदारवाद कहता है भाई मेरे व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा नियम कानून या पाबंदी हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। यानी क्या उदारवाद क्या कहता है भाई, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। उदारवादी लोगों का क्या कहना था भाई मेरे कि जो व्यक्ति है वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, उसके लिए राज्य को बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि उदारवादी जो विचारधारा है या उदारवादी जो विचारक हैं, ठीक है, ठीक है, जो उदारवादी जो विचारधारा है, जो उदारवादी विचारक हैं वो कहते हैं भैया व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षधर है, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, उस पर बहुत ज्यादा नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये उदारवाद की मेन विचारधारा है। यानी उदारवाद कहता है भाई व्यक्ति में बुद्धि है, व्यक्ति में विवेक है, व्यक्ति तो अपना विकास स्वयं कर लेगा ना, राज्य को सिर्फ व्यक्ति की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करनी। यानी जो हमारा स्टेट है, यानी जो राज्य है वो क्या करे, वो देश की सुरक्षा करे, ठीक है, और व्यक्ति की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा राज्य को करनी है। व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, क्योंकि भाई मेरे व्यक्ति बुद्धिमान है। अरे व्यक्ति कोई पागल नहीं है, व्यक्ति में बुद्धि है, विवेक है, तो अपना डेवलपमेंट यानी व्यक्ति अपना स्वयं कर लेगा, ये मानता है उदारवाद। अब उदारवाद की कुछ मैं और बातें आपको बता देता हूं। जैसे उदारवाद भैया व्यक्तिवाद में विश्वास रखता है। उदारवाद की पहली बात क्या है कि उदारवाद व्यक्तिवाद को मानता है। किसको मानता जी, व्यक्तिवाद को। कहने का मतलब क्या है कि उदारवाद व्यक्ति को समाज का केंद्रीय तत्व मानता है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता सर्वोपरि हैं। यानी जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का पक्षधर है। यानी उदारवाद की जो विचारधारा है वो व्यक्ति को केंद्र में रख करके अपने सारे विचार को बनाती है। यानी उदारवाद जो है वो व्यक्ति को सर्वोपरि मानता है और व्यक्ति को
केंद्र में रख करके ही उदारवादी विचारक अपनी पूरी विचारधारा को बनाते हैं। उदारवाद में दूसरी क्या भाई मेरे, स्वतंत्रता। उदारवाद की दूसरी विशेषता या खासियत क्या है, उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। यानी उदारवाद किसका पक्षधर है, किसका समर्थन करता है? उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर आधारित है। व्यक्ति को अपनी सोच समझ, व्यक्ति को अपना धर्म और व्यवसाय की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है और कहता कि भाई मेरे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति पूरी तरीके से क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है, इसका समर्थक है। अगला उदारवाद किसकी बात करता है? तीसरा कह सकते भाई उदारवाद समानता की बात करता है। किसका? समानता यानी बराबरी। सभी कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान है। उदारवाद जन्म, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता। यानी उदारवाद किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता है। उदारवाद कहते हैं भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए और इंडिविजुअलिटी में विश्वास करता है। यानी उदारवाद व्यक्तिवाद में, स्वतंत्रता में और समानता में विश्वास रखने वाली विचारधारा है, जो क्या कहती भाई कि सभी को इक्वल मानो, सभी को बराबर मानो। अगला उदारवाद किसमें विश्वास रखता है भाई? चौथा बात क्या, उदारवाद की मुख्य खासियत क्या है? लोकतंत्र में विश्वास रखता है उदारवाद। किसमें भाई मेरे, लिख लेना, लोकतंत्र। उदारवाद किसमें विश्वास रखता है भाई मेरे? लोकतंत्र में। यानी उदारवादी जो विचारधारा है ये संसदीय लोकतंत्र और जनता के प्रतिनिधित्व का समर्थन करती है, जिसमें सरकार जनता की सहमति से काम करती है। यानी उदारवाद लोकतंत्र में विश्वास रखता है कि भाई मेरे उदारवादी लोगों का कहना था कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के द्वारा चुनी जा रही हो, जनता के द्वारा बनाई जा रही हो। उदारवाद कानून के शासन की बात करता है। उदारवाद की छठी विशेषता क्या है, यानी 6, इसकी खासियत क्या है? कानून की बात करता है, कानून का शासन होना चाहिए। उदारवादी चाहते हैं कि सभी नागरिक सभी के लिए कानून बराबर होने चाहिए, सबके लिए भैया निष्पक्ष कानून हो, पारदर्शी। यानी कानूनों में किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे भैया किसान का लड़का हो और चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हो, सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, उदारवाद मानता है। उदारवाद सीमित सरकार की बात करता है। यानी 7वीं उदारवाद की विशेषता क्या है? सीमित सरकार। यानी उदारवाद मानता है कि सरकार को अपने नागरिकों पर कम से कम कानून लगाना चाहिए और नागरिक को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। यही उदारवाद की मेन बात है भाई। उदारवाद कहता है कि नागरिकों पर भाई मेरे कम से कम नियम कानून लगाओ और नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दो। ये उदारवाद जो है मुख्य रूप से मानता है। उदारवाद निजी संपत्ति का समर्थन करता है, सबसे बड़ी विचारधारा भी है। उदारवाद क्या भैया? निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट में है उदारवादी विचारक। उदारवाद का जो सिद्धांत है वो निजी संपत्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा से जोड़ता है। यानी भैया उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी निजी प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी जब हम मार्क्सवाद में चलेंगे तो वहां पर मार्क्सवाद भैया निजी संपत्ति के खिलाफ खड़ी विचारधारा है। तो उदारवाद कैसी विचारधारा है जो निजी संपत्ति के अधिकार को मानती है और कहती भाई कि व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है वह उसका आर्थिक अधिकार है। यानी उदारवाद जो है निजी संपत्ति का क्या करता है भाई मेरे? समर्थन करता है। अब एक चीज बता दूं भैया, उदारवाद का विचार किसने दिया है? सबसे पहले कह सकते हैं भैया जॉन लोक ने। जॉन लोक जो है ये उदारवाद का जनक माना जाता है। और नाम लिख लेना, लिख लो, नोट्स में लिख लो। उदारवाद में एक व्यक्ति, इनका नाम क्या भैया? जॉन लोक। जॉन लोक जो है ये उदारवाद का जनक है, यानी उदारवाद की शुरू करने वाला भाई आदमी है वो जॉन लोक। जॉन लोक को कह सकते हैं, जॉन लोक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। जॉन लोक ने, यानी उदारवाद का समर्थक कौन है? जॉन लोक है। अगला उदारवाद का समर्थक है भाई मेरे जे.एस. मिल। नाम क्या इसका? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल भी जो है उदारवाद का समर्थक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया है। तो जे.एस. मिल जो है उदारवाद का समर्थक है। अगला उदारवाद का समर्थक कौन है? एडम स्मिथ। नाम याद रखना, क्या नाम है इसका? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है आर्थिक उदारवाद और मुक्त बाजार की वकालत करता है एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ जो है, इसका नाम याद रखना भाई मेरे, नाम बहुत जरूरी है। एडम स्मिथ, जॉन लॉक, जे.एस. मिल और तीसरे हमारे थे भाई मेरे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भी उदारवाद का समर्थक है, जो कह सकते कि मुक्त बाजार हो, ओपन मार्केट हो
और आर्थिक उदारवाद की समर्थक एडम स्मिथ है। उदारवाद का अगला बड़ा समर्थक है इमैनुअल कांट। यानी उदारवाद का समर्थक कौन है, इसका नाम क्या भाई मेरे, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट व्यक्ति की गरिमा पर जोर देता है और नैतिक स्वतंत्रता का पक्षधर है। तो खास तौर से अगर अभी जो मैंने आपको बताया उदारवाद के कुछ विचारक जो हैं, इनका नाम अगर आप पेपर में लिखोगे ना तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदारवाद के किस किस ने सिद्धांत दिया, क्योंकि इन लोगों का नाम लिखना पेपर में बहुत जरूरी है भाई, लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। जैसे जॉन लॉक जो है उदारवाद का जनक है, जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार की बात करता है। उदारवाद का अगला समर्थक है भाई मेरे जीएस मिल जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। एडम स्मिथ जो आर्थिक उदारवाद की बात करता है और ओपन मार्केट यानी मुक्त बाजार की बात करता है। इमैनुअल कांट जो नैतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा पर जिसने जोर दिया है। तो ये क्या है, उदारवाद की मेन विचारधारा। जब आपसे पूछेगा ना तो इन सारी बातों को आपको पॉइंट बना करके लिखना है। इसी में हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, एक उदारवाद सिद्धांत के विभिन्न चरण। भाई उदारवाद का जो सिद्धांत है इसके हमको क्या बताने हैं, अलग अलग इसके फेज बताने हैं, यानी अलग अलग चरणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया कौन सा उदारवाद है, पुरातन उदारवाद। और पुरातन उदारवाद को शास्त्रीय उदारवाद भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पहला हमारा कौन सा उदारवाद भैया, पुरातन उदारवाद। यानी पुरातन यानी पुराना, सबसे पहले जो उदारवाद आया था, और इसी को शास्त्रीय उदारवाद बोलते हैं। और जो पुरातन उदारवाद है ना, इस 17वीं शताब्दी से कह सकते 19वीं शताब्दी के बीच रहा। पुरातन उदारवाद कब आया, 17वीं से 19वीं शताब्दी में। और पुरातन उदारवाद क्या मानता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानता है। पुरातन उदारवाद कहते हैं भैया कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कौन करता, पुरातन उदारवाद करता है। दूसरा पुरातन उदारवाद भैया सीमित सरकार की बात करता है। क्या, पुरातन जो उदारवाद है सीमित यानी मिनिमम गवर्नमेंट, यानी पुरातन उदारवाद कहता है कि भैया कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्र कर दो और व्यक्ति पर नियम कानून भाई मेरे कम से कम लगाओ। यानी सीमित सरकार का समर्थन कौन करता है, पुरातन उदारवाद करता है। पुरातन उदारवाद अगला भैया मुक्त बाजार की बात करता है, यानी मार्केट को ओपन कर दो, बाजार को खोल दो। यानी पुरातन उदारवाद क्या है, मुक्त बाजार यानी वो फ्री मार्केट की बात करता है। भाई मार्केट में जाकर के कोई भी अपना प्रोडक्ट या बाजार अपना सामान बेच सकता है। मुक्त बाजार का समर्थक कौन है, पुरातन उदारवादी हैं। जैसे आज अगर आप देखोगे ना कि भाई चीन के लोग आकर के भारत में अपना सामान खूब बेच रहे हैं, तो क्या है, एक प्रकार का उदारवाद ही है। और पुरातन उदारवाद किसका समर्थन करता है भाई मेरे, मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट की बात करता है। अगला पुरातन जो उदारवाद है निजी संपत्ति का समर्थक है। पुरातन जो उदारवाद है इन्होंने किसका किया भैया, निजी संपत्ति, यानी व्यक्तियों की निजी संपत्ति होनी चाहिए। निजी संपत्ति अगर व्यक्ति की होगी तो भैया उसकी आर्थिक जो समस्याएं कम रहेगी और आर्थिक मजबूत रहेगा व्यक्ति। तो यानी जो पुरातन उदारवाद है कह सकते हैं निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। क्या है, जो पुरातन उदारवाद है निजी अधिकार होने चाहिए संपत्ति का। पुरातन उदारवाद जो है यानी राज्य कम से कम कानून लगाए। पुरातन उदारवादियों का मानना है कि भैया व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दो और व्यक्ति पर राज्य को कम से कम नियम और कानून लगाने चाहिए। ये पुरातन उदारवादी मानते हैं। और पुरातन उदारवाद किसने दिया है, इनके नाम लिख लो भैया। पुरातन उदारवादी कौन कौन लोग हैं, जैसे जॉन लॉक पुरातन उदारवादी है, जो जीवन की स्वतंत्रता संपत्ति की बात करता है। ये जॉन लॉक मानता है, कहता भैया कि प्रकृति व्यक्ति को स्वतंत्र रखती है, उसी प्रकार से राज्य को भी व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहिए। पुरातन उदारवादी कौन है भैया, जॉन लॉक है। दूसरा एडम स्मिथ जो है आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, और एडम स्मिथ भी पुरातन उदारवादी है। अगला पुरातन उदारवादी का व्यक्ति का नाम है जेनरी बेंथम। नाम याद रखना, क्या नाम है, जेरनी बेंथम ही लिख देना आप लोग पेपर में। क्या नाम है भाई इसका, मैं लिख के बताता हूं, बेंथम नाम है। इसका पूरा नाम क्या बनेगा, जेरमी बेंथम नाम है। पुरातन उदारवादी कौन कौन बताए, कौन कौन से लोग हैं भैया, जॉन लॉक है भाई मेरे, एडम स्मिथ हैं, और जेरमी बेंथम। और जेनरी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। ये पुरातन उदारवादी हैं। अब अगले भाई मेरे हमारे कौन से उदारवादी आते हैं, आधुनिक उदारवादी कौन है। आधुनिक उदारवाद क्या है, तो अब देखोगे हम इसकी बात करेंगे।
दूसरा पॉइंट लिखो, आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद क्या है, अब इसकी बात करेंगे। आधुनिक उदारवाद कब आया? आधुनिक उदारवाद भाई मेरे 19वीं और 20वीं शताब्दी में आया है। कब आया जी आधुनिक उदारवाद? यानी मॉडर्न जो लिबरलिज्म आया है, कब आया? आधुनिक जो उदारवाद है भैया 19वीं और 20वीं शताब्दी में आया। आधुनिक उदारवाद किसकी बात करता है? अब एक एक पॉइंट लिखो। आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय की बात करता है। आधुनिक उदारवादियों ने किसकी बात की भैया? सामाजिक न्याय, यानी भैया समाज में सबको न्याय मिले, सबको बराबर मानो, किसी प्रकार का भेदभाव मत करो भाई मेरे। आधुनिक उदारवादियों ने सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है। आधुनिक उदारवाद जो है भैया क्या करते हैं? कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। आधुनिक उदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य, यानी सरकार को गरीबों के लिए या असहायों के लिए काम करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य का जैसे भाई अपने देश में 5 किलो राशन मिल रहा है, अस्पतालों में फ्री इलाज हो रहा है, ठीक है, बसों में महिलाएं फ्री चल रही हैं, ठीक है, और आयुष्मान कार्ड बन रहा है लोगों का, और किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये क्या है? यही कल्याणकारी राज्य है। यानी आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय की बात करता है, और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, यानी जो राज्य की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो गरीबों के लिए, असहायों के लिए, विकलांगों के लिए, यानी जो गरीब तबका है उनके लिए कई सारी योजनाएं चले गई। इसी को बोलते हैं भैया कल्याणकारी राज्य। तो आधुनिक उदारवादियों ने सामाजिक न्याय की बात की, कल्याणकारी राज्य की बात की। अगला सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं आधुनिक उदारवाद। क्या भैया? ये क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। यानी आधुनिक उदारवादियों ने किसकी बात की भैया? सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। आधुनिक उदारवाद जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में राज्य की भूमिका चाहता है। यानी कहता भैया शिक्षा जो यानी जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें राज्य काम करे, स्वास्थ्य के विभाग में सरकार काम करे, और रोजगार के मामले में भी सरकार को काम करना चाहिए। ये कौन है? आधुनिक उदारवादियों ने माना। आधुनिक उदारवादी आर्थिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं। आधुनिक उदारवाद कहते हैं भैया कि समाज में किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा जी। सबके पास बराबर इनकम हो, यानी आधुनिक जो उदारवादी हैं, आधुनिक उदारवादियों ने आर्थिक असमानता को दूर करने की बात की। अब बात कर लेते भैया आधुनिक उदारवादी कौन है, इनके नाम अब पता होने चाहिए। नाम कौन है लिखो, आधुनिक उदारवादी कौन है? टी.एच. ग्रीन, नाम ही बड़ा ही अलबेला। क्या भाई? टी.एच. ग्रीन जो है आधुनिक उदारवादी है। दूसरा अगर आप लिख दोगे टी.एच. ग्रीन है, उसके बाद है जे.एस. मिल जो है ये भी आधुनिक उदारवादी है। तीसरे हैं भैया जॉन किन्स, ये भी आधुनिक उदारवादी का ही माना जाता है। तो 2 प्रकार के उदारवाद मैंने आपको बताए ना। अब हम लोग बात करेंगे भाई मेरे तीसरा जो उदारवादी है वो बात करेंगे नव उदारवाद क्या है। देखिएगा थर्ड हमारा कह रहा है भाई मेरे नव उदारवादी, यानी नव उदारवाद क्या है। तो देखिएगा हम नव उदारवाद का जो सिद्धांत है भाई मेरे 20वीं शताब्दी में आया है। क्या? 20वीं शताब्दी में नव उदारवाद का सिद्धांत आया। नव उदारवाद किसकी बात करता है? नव उदारवाद मुक्त बाजार की बात करता। भैया बाजार को खोल दो और कहीं पर कोई भी जाकर के अपना माल वाल बेच ले, ये नव उदारवादी बात करते हैं। नव उदारवाद जो है निजीकरण की बात करता। भैया सब कुछ प्राइवेट कर दो, निजीकरण का समर्थक कौन है? नव उदारवाद है, यानी प्राइवेटेशन। हर चीज को भाई मेरे प्राइवेट कर दो, हर चीज को प्राइवेट बना दो, ये नव उदारवाद का सिद्धांत है। जो नव उदारवादी हैं वो प्राइवेट जो चीजें होती हैं, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका समर्थक कौन है? नव उदारवाद है। नव उदारवादी लोग कहते हैं भाई मेरे प्राइवेट कर दो। नव उदारवादी है जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं। नव उदारवादियों ने किसका समर्थन किया भाई मेरे? वैश्वीकरण का। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण कर दिया जाए और पूरी दुनिया में ओपन मार्केट कर दो, खुली अर्थव्यवस्था हो, कहीं पर कोई भी जाकर के अपना माल सामान बेच ले। प्राइवेट यानी निजीकरण ज्यादा से ज्यादा फैला दो, हर चीज को प्राइवेट कर दो, सरकार किसी भी चीज को ना चलाए, हर चीज को व्यक्ति के हाथ में सौंप दो भाई मेरे। ये नव उदारवादी मानते हैं। नव उदारवाद सीमित सरकार की बात करता है। नव उदारवादी क्या कहते हैं भाई मेरे? सीमित सरकार, यानी सरकार को कम से कम काम करना चाहिए या अपने नागरिकों पर कम से कम नियम कानून लगाओ भाई।
ये नव उदारवादियों का मानना है। नव उदारवादी क्या है? सीमित सरकार यानी मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं। नव उदारवादी जो है सीमित सरकार यानी सरकार अपने नागरिकों पर कम से कम नियम कानून लगाए, कम से कम नियम थोपे, ये नव उदारवादी मानते हैं। नव उदारवाद जो है उद्योग धंधों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है, यानी कह सकते हैं औद्योगिकरण, ज्यादा उद्योग धंधे लगे, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आए, मुक्त बाजार कर दो, ये सारी बातें किसने की है? नव उदारवादियों ने किया है। और नव उदारवाद का विचार किसने दिया है? इनके नाम क्या हैं? जैसे मिल्टन फ्रीडमैन जो है नव उदारवादी है। फ्रेडरिक हयाक, क्या नाम बोला मैंने? मिल्टन, फ्रेडरिक हयाक और थैचर या रोनाल्ड रीगन, ये क्या है? सारे नव उदारवादी हैं। नाम क्या है? मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रेडरिक हयाक, थैचर, रोनाल्ड रीगन, ये सारे क्या हैं? नव उदारवादी हैं। नव उदारवादी बाजार पर पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के हाथ में जानी चाहिए, सरकारी नियंत्रण हट जाए भैया, किसी भी चीज पर सरकार का नियंत्रण ना हो, सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाए, यही नव उदारवादी चाहते हैं। नव उदारवादी क्या है भैया? सरकार के हाथ में कुछ ना हो, सरकार हर चीज को भाई मेरे छोड़ दो, सब चीजें प्राइवेट कर दो और सारी चीजें बाजार को सौंप दो। इसी बात को कौन चाहते हैं? नव उदारवादी चाहते हैं। समझ गए? नव उदारवादियों का यही मानना है। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लग रहा है आपको एग्जाम में नव उदारवाद को लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछेगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा? मार्क्सवाद या मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, अगर मैं मार्क्सवाद की बात करूं तो भाई मेरे मार्क्सवाद ने कुछ खास सिद्धांत बताएं। जैसे मार्क्सवाद सबसे पहले जिसकी जो बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे, उसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद की हम लोग सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई मेरे ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ठीक है, देखिएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है। देखो, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वस्तुओं, अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रणाली और सामाजिक संघर्षों पर आधारित है, विचार पर नहीं। देखो, कार्ल मार्क्स कहता है ना कि भाई मेरे जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज है, पूरा जो समाज है ना, वो भाई मेरे उत्पादन प्रणाली पर चलता है। कि देखो कार्ल मार्क्स कहता है ऐतिहासिक भौतिकवाद में कि जो हमारा समाज है, समाज में भाई मेरे जो उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन प्रणाली पर ही पूरा समाज टिका हुआ। उत्पादन प्रणाली का मतलब यानी समाज में जो कृषि का उत्पादन हो रहा है, जो इंडस्ट्री में जो चीजें बन रही है, उसी पर समाज पूरी तरह से टिका हुआ है। ठीक है, और दूसरा समाज में जो सामाजिक संबंध है, समाज में जो सामाजिक संबंध है, उन सामाजिक संबंधों पर कह सकते हैं कि पूरा समाज हमारा टिका हुआ है। ये कौन कहता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद में। यानी कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो समाज है, ये कहता है जो समाज है उसमें विचार प्रधान नहीं है, यानी हमारी सोसाइटी या समाज में भाई मेरे जो विचार है, जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचारधारा होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बल्कि जो उत्पादन प्रणाली है भैया, जिसके हाथ में उत्पादन प्रणाली है वही कह सकते कि समाज को चला रहा है, या समाज में सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी वही बन जाएगा जिसके हाथ में उत्पादन प्रणाली है। ठीक है, जैसे मार्क्सवादी लोग मानते हैं कि भाई पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने बड़ी बड़ी कंपनी लगा ली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली है, इसलिए कह सकते हैं कि सारे जो अधिकार हैं वो पूंजीपतियों के पास चले गए हैं, और मजदूर के हाथ में भाई मेरे कुछ नहीं है। मजदूर तो कह सकते एक प्रकार से कंपनी में काम करता है, लेकिन वह उत्पादन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मजदूर तो कंपनी में जाकर के अपना श्रम करता है और अपनी मेहनत करता है, इसके बदले उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद यही कहता है कि भाई मेरे जो उत्पादन है, वो उत्पादन किसके पास है? पूंजीपति के पास है, उद्योगपति के पास है, और उद्योगपति पूंजीपति ही सारा मुनाफा कमा लेते हैं, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है, और मजदूर भाई कुछ नहीं पाता है। ये मार्क्सवादी लोग इसको क्या भाई मेरे मानते हैं, यानी मार्क्सवादियों ने इसकी बात कही है कि भाई मेरे अगर आप देखोगे जैसे इंडस्ट्री है, कंपनी लगी, कंपनी को किसने लगा भाई? पूंजीपति ने, उद्योगपति ने लगाया। तो भाई
इंडस्ट्री में जो पूरा लाभ होता है, जो पूरा प्रॉफिट होता है, कौन लेता है? पूरा प्रॉफिट तो पूंजीपति पाता है ना, उद्योगपति पाता ना। मजदूर तो बेचारा दिन रात कंपनी में काम करता रहता है, बल्कि उसको इसके बदले में तो कुछ मिलता भी नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये मार्क्सवादी लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे जो मजदूर है उसको कुछ नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्पादन प्रणाली पर जिसका अधिकार है वही सर्वश्रेष्ठ है या वही शक्तिशाली है हमारे समाज में। ठीक है, इसी में अगर आप लोग देखो भाई, पूछा गया द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या। देखो, द्वंदात्मक जो भौतिकवाद है यह विचार कह सकते कार्ल मार्क्स ने दिया था, द्वंदात्मक भौतिकवाद का। ठीक है, मार्क्सवाद यह मानता है कि जो दुनिया है, भौतिक दुनिया वास्तविक है और हमारी चेतना जो विचार है, भावना है, ये उसका बिंब है। विचार भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, ना कि विपरीत से। द्वंदात्मक का मतलब क्या? द्वंद्व का मतलब क्या है कि द्वंदात्मक भौतिकवाद में मार्क्सवाद मानता है कि हर चीज परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन विरोधाभासों के संघर्ष से होता है। नहीं भैया, द्वंदात्मक भौतिकवाद में बोला गया कि समाज में भाई मेरे हर चीज बदलती रहती है और समाज में हर चीज परिवर्तन होता रहता है। और जब समाज में परिवर्तन होता है तो भाई मेरे संघर्ष होता है। ये किसका मानना है? द्वंदात्मक भौतिकवाद का मानना है। द्वंदात्मक भौतिकवाद कोई भी समाज में वस्तु स्थिर नहीं है, उसमें आंतरिक विरोध होता रहता है, संघर्ष होता रहता है, यानी संघर्षों की बात करता है। यानी द्वंदात्मक भौतिकवाद कहता है भैया कि समाज जो है परिवर्तनशील है। समाज में जैसे भैया मजदूरों में और पूंजीपतियों में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के कारण कह सकते हैं कि हमारे समाज में बदलाव आता है और परिवर्तन आता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद यह समझता है कि दुनिया में हर चीज बदलती है। क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद का मानना क्या भाई है? दुनिया में जो हर चीज है ना, द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या मानता है? तो भाई मेरे दुनिया जो है ना, इस दुनिया में हर चीज बदलती है, चेंज होती रहती है। यह बदलाव आंतरिक संघर्षों से आता है और यह बदलाव भौतिक रूप में होता है, ना कि आध्यात्मिक रूप में। यानी समाज में जो कोई बदलाव होता है ना, वो भौतिक रूप में, यानी जो चीजें हमको दिखाई देती हैं। विचार कभी नहीं बदलते व्यक्ति के, सिर्फ जो बदलता है वो भौतिक चीजें बदलती हैं। ये किसका मानना है? ये द्वंदात्मक भौतिकवाद का मानना है कि भाई मेरे व्यक्ति के जो विचार है ना, वो कभी नहीं बदलते हैं, सिर्फ चीजें बदलती हैं, वस्तुएं बदलती हैं, लेकिन लोगों का जो विचार है, लोगों का विचार लगभग वैसे ही रहता है। ये किसका मानना है? ये द्वंदात्मक भौतिकवाद का मानना है। ठीक है, अगला क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या होता है? मार्क्सवाद में एक भैया सिद्धांत दिया गया अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्या समझ ले भाई, जैसे मान लो भाई एक कंपनी लगी, एक इंडस्ट्री लगी, तो इंडस्ट्री किसने लगाई? पूंजीपति ने लगाई ना। तो भाई मेरे जो पूंजीपति है ना, सारा लाभ वही कमा लेता है। अरे भाई, कंपनी में जो फायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसका सारा लाभ पूंजीपति ले लेता है। मजदूर को तो बेचारे को कुछ नहीं मिलता ना। यानी जो कंपनी में जो अतिरिक्त जो मुनाफा हो रहा है, वो मुनाफे का फायदा किसको मिल रहा है? पूंजीपति को मिल रहा है। लेकिन जो मजदूर उस कंपनी में दिन रात काम करता है, उस बेचारे मजदूर को तो कुछ नहीं मिलता है। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कंपनी को जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसका फायदा पूंजीपति उठा रहा है, मजदूरों के साथ भी उसका मुनाफा शेयर करना चाहिए। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। यानी मार्क्सवाद कहता है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्सवादी लोगों का मानना है कि भाई इंडस्ट्री लगती है, कंपनी लगती है, कंपनी में मजदूर बेचारा भैया मेरे दिन रात संघर्ष कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट होता है, वो सारा प्रॉफिट, वो सारा लाभ कौन ले रहा है? सारा लाभ भाई मेरे पूंजीपति लेता है। सारे लाभ का बेनिफिट किसको मिल रहा है? पूंजीपति को मिल रहा है। लेकिन जो मजदूर दिन रात उस कंपनी में लगा हुआ है और दिन रात घिस रहा, काम कर रहा, उसको तो कुछ मिलता नहीं है। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अगला इसमें देखे भाई मेरे, वर्ग संघर्ष क्या है? वर्ग संघर्ष बताता है कि भाई मेरे कि समाज जो है दो वर्गों में बट गया है। वर्ग संघर्ष क्या बताता है कि समाज में भाई मेरे दो वर्ग बन गए। एक तो है पूंजीपति और दूसरा है भैया मजदूर। क्या है? वर्ग संघर्ष में बताया गया कि समाज जो है दो वर्गों में बट गया है। एक है पूंजीपति जो भैया मजदूरों का शोषण कर रहा है, और जो मजदूर है उसका शोषण हो रहा है। तो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच जो संघर्ष है, उसी संघर्ष को क्या बताता है? वर्ग संघर्ष कहा गया है कि हमारा समाज जो है, हमारी जो सोसाइटी है, दो वर्गों में बट गई है, दो चीजों में बट गई है। इसलिए हमारे समाज में क्या होगा भैया? वर्ग संघर्ष हो गया है।
वर्ग संघर्ष से बता रहा कि समाज में मजदूर और पूंजीपतियों में भाई मेरे संघर्ष है, अरे हमेशा चल रहा है। और पूंजीपति जो उद्योगपति है मजदूरों का शोषण करता भाई, अरे भाई सारा फायदा पूंजीपति उठा लेता है, मजदूर के बेचारे को कुछ नहीं मिलता है। पूंजीपति तो कुछ भी नहीं करता है, बल्कि मजदूर दिन रात कंपनी में काम करता रहता है। इसलिए समाज में, हमारे समाज में दो वर्ग बन गए हैं, पूंजीपति मजदूर। इसलिए पूंजीपति हमेशा मजदूरों का शोषण करता रहता है, इससे समाज में वर्ग संघर्ष होता है। इसी को कौन बता रहा है? मार्क्सवाद बता रहा है। अगला भैया क्रांति क्या है? मार्क्सवाद कहता है कि हे मजदूरों, ये जो तुम्हारा पूंजीपति शोषण कर रहा है ना, इसके भैया इसके खिलाफ क्रांति कर दो। क्या है? मार्क्सवाद क्रांति की बात करता है, लेकिन कैसी क्रांति जी? खूनी क्रांति की बात करता है। मार्क्सवाद क्रांति की तो बात तो करता है, लेकिन किस प्रकार की क्रांति चाहता है? खूनी क्रांति, या आप लोग कह सकते हैं कि जो मार्क्सवाद है वो रेडिकल क्रांति की बात करता है कि भाई मेरे खूनी क्रांति कर दो। क्योंकि जब तक समाज में पूंजीपति रहेगा तब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा। और भैया पूंजीपति बहुत कम है, मजदूर तो बहुत ज्यादा हैं। अगर मजदूर क्रांति कर दें और इन पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे, जब समाज में पूंजीपति ही नहीं बचेगा तो मजदूरों का कोई शोषण ही नहीं करेगा। और इससे क्या होगा? मजदूर जो रहेंगे मजदूरी सब बचेंगे, तो कोई मजदूर किसी का शोषण नहीं करेगा। और मजदूरों को ही कह सकते भैया सर्वहारा वर्ग बोला जाता है, यानी मजदूरों का ही शासन आ जाएगा। और जब समाज में कोई वर्ग नहीं बचेगा तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। इसी को बोला जाता है भैया साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? मार्क्सवाद लाना। मार्क्सवादी जो लोग हैं साम्यवाद लाना चाहते हैं कि समाज में जब कोई वर्ग नहीं रहेगा तब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। और एक चीज बता दूं, जो मार्क्सवाद है वो पूंजीवाद की आलोचना करता है, इस बात को याद रखिएगा। मार्क्सवाद क्या करता भाई मेरे? पूंजीवाद की आलोचना करता है, यानी कह सकते उदारवाद भी कह सकते। मार्क्सवाद है उदारवाद या पूंजीवाद की आलोचना करता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि भैया जो पूंजी है, जो पैसा है, वो सिर्फ किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए बल्कि राज्य के पास होना चाहिए। अगर राज्य के पास रहेगा तो राज्य भैया हर गरीब आदमी के लिए भी काम करेगा। पूंजीपति लाभ कमाने के लिए काम करता है भैया मेरे। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो पूंजीपति होता है, जो कंपनी लगाता है ना, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, वो समाज के फायदे के लिए काम नहीं करता है, वो हर व्यक्ति के फायदे के लिए काम नहीं करता है। इसलिए भैया पूंजीवाद की आलोचना करता है, क्योंकि पूंजीवाद सिर्फ मुनाफा कमाना चाहता है, वो समाज की भलाई, वो देश की भलाई, वो राज्य की भलाई नहीं चाहता है। इसलिए भैया पूंजीवाद की आलोचना किसने की है? मार्क्सवादियों ने की है। मार्क्सवादी पूरी तरह से कह सकते भाई मेरे पूंजीवाद के खिलाफ खड़े हुए लोग हैं। और क्रांति की बात करता, मार्क्सवाद मानता कि पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति कर देना चाहिए। जब मजदूर पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे और तब भाई सिर्फ समाज में मजदूर बचेगा, तब मजदूर का कोई शोषण नहीं करेगा, तब कह सकते भाई मेरे साम्यवाद आ जाएगा। यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दिया है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई समाज में यानी समाज में मजदूरों का शोषण हो रहा, दमन हो रहा है। यानी जो राज्य है वो पूंजीपतियों का समर्थक है। भाई पूंजीपतियों ने बड़ी बड़ी कंपनी लगा ली, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, जिसमें मजदूर काम करता है और उस कंपनी में मजदूरों का शोषण होता रहता है। और कंपनी का जो पूरा प्रॉफिट है, जो पूरा फायदा है, वो कौन उठाता है? वो पूरा पूंजीपति ले लेता है, मजदूरों को कुछ मिलता नहीं। इससे समाज में संघर्ष हो रहा है। और समाज में जो संघर्ष है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, इस संघर्ष को खत्म करना पड़ेगा। जब सारे पूंजीपतियों को क्रांति करके इनको मार दिया जाएगा या इनको हटा दिया जाएगा, तब समाज में सिर्फ मजदूर बचेगा। भाई मजदूर का शोषण नहीं करेंगे, इससे समाज में भाई मेरे साम्यवाद आ जाएगा। यानी साम्यवाद जो है वो कहता कि समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद कहते हैं भाई समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर समाज में कोई वर्ग बनेगा तो भाई मेरे मजदूरों का शोषण हो जाएगा। इसलिए मार्क्सवाद वर्ग को नहीं मानता, कोई वर्ग ना हो समाज में, एक ही वर्ग हो। जो मार्क्सवाद है शोषण नहीं चाहता, कहता भाई समाज में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद जो है समाज की बात करता, भाई समाज में सबकी भलाई के लिए काम हो। पूंजीवाद तो सिर्फ फायदा कमाना चाहता है, लेकिन मार्क्सवाद जो है सामाजिक कल्याण की बात करता है। समाज में भैया मजदूरों की भी सोचो, किसानों का भी सोचो। यानी जो मार्क्सवाद है वो किसानों और मजदूरों का समर्थक है, और कह सकते कि पूंजीपतियों का
और पूंजीपतियों का विरोध करता है और उदारवादियों का इसने विरोध किया है। क्योंकि उदारवादी भाई मेरे प्राइवेट की बात करते हैं ना, निजी संपत्ति की बात करते हैं, तो मार्क्सवाद जो है प्राइवेट संपत्ति या निजी संपत्ति की क्या करता है, आलोचना करता है और इसकी बुराई करता है। तो मुझे लगता है कि मार्क्सवाद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में मार्क्सवाद आने की संभावना आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? तो अगर मैं रूढ़िवाद की बात करूं, ठीक है, तो रूढ़िवाद एक परंपरागत आधारित राजनीतिक विचारधारा। रूढ़िवाद भी क्या भाई मेरे, एक रूढ़िवाद क्या है, एक विचारधारा है, ठीक है, जो परंपराओं की बात करती है, ठीक है। यानी रूढ़िवाद जो है एक प्रकार से यह मार्क्सवाद और उदारवाद की तरह परिवर्तनवादी नहीं है। रूढ़िवाद जो है बल्कि धीरे धीरे और सीमित सुधार में विश्वास करती है। रूढ़िवाद जो है कहता भैया सुधार उधार की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई भी अगर आपको सुधार करना है या कोई भी बदलाव करना है तो धीरे धीरे आपको करना है, तुरंत बदलाव कोई नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए, ये रूढ़िवाद मानता है। रूढ़िवाद जो है सांस्कृतिक विरासत को, क्रमबद्ध परिवर्तन को बात करता है भाई मेरे, रूढ़िवाद करता है। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद की अगर बात करूं तो रूढ़िवाद भैया परंपरा, क्या जी, रूढ़िवाद परंपरा में विश्वास रखता है। रूढ़िवाद परंपराओं को मानता है, जो समाज में जो परंपराएं हैं वो समाज में परंपराएं बनी रहनी चाहिए, किसी भी परंपरा में कोई बदलाव नहीं चाहता है। यानी रूढ़िवाद किसी भी परंपरा में बदलाव का समर्थक नहीं है। जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं भैया मेरे, वही परंपराएं बनी रहनी चाहिए, किसी भी परंपरा में किसी प्रकार का परिवर्तन मत करो, ठीक है। रूढ़िवाद मानता कि जो चीजें लंबे समय से चली आ रही हैं उससे समाज में संतुलन बना हुआ है, इसलिए परंपरा में किसी प्रकार का बदलाव मत कीजिए। जो पुरानी परंपराएं हैं, अगर हम पुरानी परंपराओं को बदलने का प्रयास करेंगे तो इससे हमारे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, ठीक है। इसलिए रूढ़िवाद जो है पुरानी परंपराओं में विश्वास करता है और पुरानी परंपराओं को किसी भी प्रकार से बदलने से भाई मेरे मना करता है कि भाई किसी प्रकार का चेंज मत करो। अब जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई मेरे हमारे समाज में झाड़ फूंक है, टोना टोटका है, तो रूढ़िवादी लोग अगर होते भैया ना तो कहते नहीं नहीं भाई ऐसा ही चलने दो, यही ठीक है। यानी रूढ़िवाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता है। यानी रूढ़िवाद लोग जो हैं, रूढ़िवाद दूसरा क्या मानता है, बदलाव के समर्थक नहीं है भाई मेरे। रूढ़िवाद जो है बदलाव का समर्थन नहीं करते हैं। यानी रूढ़िवादी लोग जो हैं किसी प्रकार का चेंज नहीं चाहते हैं या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। रूढ़िवादी लोगों का कहना मानना है भाई मेरे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। यानी रूढ़िवादी जो हैं वो किसी भी प्रकार के बदलाव के समर्थक नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि भाई मेरे कि किसी प्रकार का बदलाव हो, ना तो सामाजिक बदलाव चाहते हैं ना तो राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। कहते भाई मेरे जैसा समाज चल रहा है वैसे समाज चलने दो, जैसे राजनीति चल रही वैसे राजनीति चलने दो, ठीक है। यानी रूढ़िवाद जो है पुरानी परंपराओं, क्या बोला, रूढ़िवाद जो है पुरानी परंपराओं को बनाए रखना का समर्थक है। रूढ़िवादी लोग कहते हैं भाई मेरे जो पुरानी परंपराएं हैं वो पुरानी परंपरा बनी रहे भाई मेरे, पुरानी परंपरा, पुरानी जो परंपरा है वो पुरानी परंपरा बनी रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन रूढ़िवाद नहीं करता है। रूढ़िवाद जो है कहता भैया अगर कोई परिवर्तन हो तो क्रमिक परिवर्तन होना चाहिए। रूढ़िवाद जो है जी क्रमिक परिवर्तन, रूढ़िवाद क्रमिक परिवर्तन का समर्थक है। रूढ़िवाद जो है क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहता है। भैया रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि भैया क्रांति करके कोई परिवर्तन नहीं करना है। रूढ़िवाद कहते हैं कि समाज में जो सुधार हो धीरे 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 सुधार करो भाई मेरे। रूढ़िवाद जो है वो समाज में परिवर्तन हो तो भैया धीरे धीरे परिवर्तन किया जाए, अचानक से या क्रांति के जरिए कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अचानक कोई परिवर्तन मत करो भाई मेरे। रूढ़िवाद जो है कहते कि अगर अचानक कोई परिवर्तन कर दोगे तो समाज में भैया मेरे अव्यवस्था फैल जाएगा, कि भाई मेरे अगर कोई परिवर्तन अचानक से समाज में कर दिया जाएगा तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए हम लोगों को कोई भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो धीरे धीरे परिवर्तन कीजिए, ठीक है। और क्रांति ला करके भाई क्रांति व्रांति करके कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है।
क्रांतियों के जरिए किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता हमारे समाज को नहीं है। क्रांति ला करके कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ये रूढ़िवाद मानता है। भैया क्रांति तो तुरंत बदल देती है चीजों को ना, इसलिए कहता है कि वह रूढ़िवाद क्रमिक परिवर्तन की बात करता है। और समाज में अगर कोई चीजें बदल रही हैं तो भैया धीरे धीरे बदलो, चाहे कोई व्यवस्था हो या कोई भी चीज हो, धीरे धीरे करो। रूढ़िवाद भैया सत्ता और अनुशासन की बात करता है। रूढ़िवाद अगली किसकी बात करता है? तीसरा, सत्ता और अनुशासन की बात करता है। क्या? रूढ़िवाद सत्ता और अनुशासन की बात करता है। रूढ़िवाद मानता है कि अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। रूढ़िवाद मानते कि एक मजबूत व्यवस्था समाज में शांति के लिए आवश्यक है। रूढ़िवाद मानते भैया कि एक मजबूत सत्ता या एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। अगर एक मजबूत सरकार रहेगी तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यानी रूढ़िवादी जो लोग हैं एक मजबूत सरकार या एक मजबूत सत्ता के समर्थक हैं। कहते हैं कि भाई मेरे अगर समाज में एक मजबूत सरकार रहेगी या एक मजबूत शासन रहेगा, इससे हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। रूढ़िवाद जो है ये मानव प्रकृति के प्रति यथार्थवादी हैं। क्या है? रूढ़िवादी जो लोग हैं भाई मेरे क्या हैं? मानव प्रकृति के प्रति यथार्थवादी हैं। रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि भैया मनुष्य पूर्ण नहीं है, उसमें सीमाएं और स्वस्थ होती हैं, इसलिए अनियंत्रित स्वतंत्रता खतरनाक है। रूढ़िवाद भाई मानता है कि मनुष्य को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। अगर मनुष्य को ज्यादा स्वतंत्रता दे दी तो खतरनाक हो सकता है। यानी क्या है? मनुष्य को अगर स्वतंत्रता रहेगी ना तो कोई भी परिवर्तन कर देगा या कोई भी बदलाव कर देगा, और इसका विरोध भैया करता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद भैया धर्म और नैतिकता को मानता है। रूढ़िवाद लोग किसको मानते भाई मेरे? धर्म और नैतिकता को मानते। रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि धर्म और नैतिकता का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। रूढ़िवादी लोगों ने कहा कि समाज में नैतिकता के अनुशासन को बनाए रखने हैं। यानी रूढ़िवाद लोग कहते हैं भैया कि जो नैतिकता है उसको बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग धार्मिक होने चाहिए, लोग नैतिक होने चाहिए। अगर लोग धार्मिक और नैतिक रहेंगे तो समाज में शांति बनी रहेगी, रूढ़िवाद मानता है। रूढ़िवाद जो है भैया संपत्ति के अधिकार की बात करता है। क्या भाई मेरे? रूढ़िवाद जो है संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। रूढ़िवाद के अनुसार संपत्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता है और जिम्मेदारी है। यह व्यक्ति को आर्थिक मजबूती देता है और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाता है। यानी रूढ़िवादी लोगों ने कहा कि भाई व्यक्ति के पास पर्सनल प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति होनी चाहिए, रूढ़िवादी लोगों ने कहा। ठीक है, रूढ़िवादी लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? कि व्यक्ति के पास पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी रूढ़िवाद जो है वो प्राइवेट संपत्ति या पर्सनल प्रॉपर्टी का समर्थक है। रूढ़िवाद जो है अभिजातवाद को मानता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज में कुछ लोगों का नेतृत्व अधिकार जन्मसिद्ध होता है या अनुभव के कारण होता है। रूढ़िवाद आम जनता की बजाय अनुभवी लोगों को, रूढ़िवाद कहते हैं भैया मेरे जिन लोगों को अनुभव है ना उन्हीं को शासन और सरकार को चलाना चाहिए। रूढ़िवादी जो लोग हैं वो भाई मेरे आम जनता के हाथ में शासन नहीं देना चाहते हैं। रूढ़िवादी लोग कहते हैं भैया आम जनता के हाथ में शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग अनुभवी हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उन्हीं के हाथ में शासन होना चाहिए। ये कौन मानता है? ये भाई रूढ़िवाद मानता है। यानी रूढ़िवादी जो लोग हैं पुरानी परंपराओं, पुरानी विचारधाराओं, पुराने नियमों कानूनों को बनाए रखने के समर्थक हैं। रूढ़िवाद भाई मेरे क्या है? जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जो पुराने लोग हैं, ये इसका समर्थक है। रूढ़िवादी विचार किसने दिया भैया? इनके नाम लिख लो। रूढ़िवादी विचार किसने दिए? इसका नाम बता रहा हूं। सबसे पहले रूढ़िवादी विचार किसने दिए हैं? एडम बर्क ने दिया। नाम लिख दो भाई मेरे, एडम बर्क, इसका नाम है एडम बर्क। और दूसरा भैया रूढ़िवादी विचार किसने दी है? माइकल। किसने दी है रूढ़िवादी विचार? माइकल ने दिए हैं। माइकल ओर्क शॉर्ट ने दिए हैं। रूढ़िवादी विचार किसने दिए हैं? ये दो लोगों का नाम बुक में जरूर, एग्जाम में जरूर लिखना। एडम बर्क ने रूढ़िवादी विचार दिए हैं और माइकल ओक शॉर्ट ने रूढ़िवादी विचार दिए हैं। एडम बर्क कहता है कि आधुनिक रूढ़िवादी है, इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया है। और रूढ़िवाद जो भैया कहते हैं कि क्रांति के जरिए कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। एडम बर्क जो है एक रूढ़िवादी विचारवादी व्यक्ति है।
दूसरा है माइकल ओकेशोट, इन्होंने तर्क दिया है कि राजनीति का उद्देश्य परंपरा को बनाए रखना है। यानी रूढ़िवादी मानते भैया राजनीति जो है ना, राजनीति का उद्देश्य क्या है, परंपराओं को बनाए रखना। उदारवादी चाहते भैया कि जो परंपराएं हैं वो बनी रहें, और समाज में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो भैया जल्दी से बदलाव नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे परिवर्तन करना है या धीरे धीरे बदलाव करना है। यानी रूढ़िवादी जो विचारधारा है वो परंपराओं को बनाए रखना चाहती है। अगर कोई बदलाव करना है तो भाई मेरे धीरे धीरे बदलाव करना, ऐसे फट से अचानक से बदलाव नहीं कर देना है भाई मेरे, धीरे धीरे बदलाव करो। रूढ़िवादी जो लोग हैं वो समाज में संतुलन, परंपरा और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। रूढ़िवादी लोग समाज में परिवर्तन के खिलाफ हैं और समाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में जो पुरानी परंपराएं हैं, समाज में जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उन पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखना ही रूढ़िवाद मानता है। चाहे स्वास्थ्यगत रूढ़िवाद हो, चाहे राजनीतिक रूढ़िवाद हो, हर प्रकार का रूढ़िवाद जो है पुरानी परंपराओं को बनाए रखने में विश्वास रखता है। अगर कोई बदलाव हो तो धीरे धीरे बदलाव ही होना चाहिए, अचानक से कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, रूढ़िवाद मानता है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा, नारीवाद। क्या है, नारीवाद। देखेंगे नारीवाद आखिर क्या है। तो अगर मैं नारीवाद की बात करूं तो नारीवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक आंदोलन है। ठीक है, नारीवाद जो है नंबर 1 भाई मेरे महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है। दूसरा नारीवाद महिलाओं की समानता की बात करता है। भाई महिलाओं को समान माना जाए, पुरुषों के बराबर माना जाए, नारीवाद कहता है। नारीवाद महिलाओं के कह सकते हैं कि अधिकारों की बात करता है और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करता है कि भाई महिलाओं को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए हर चीज में। यानी नारीवाद जो है महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं की समानता की बात करता है और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करें। यानी नारीवाद कहता है कि भाई मेरे जो पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। यानी पुरुषों और महिलाओं में किसी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि पुरुष और महिला जो हैं दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। जो अधिकार हमारा समाज पुरुषों को देता है वही बराबरी के अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। यही नारीवादी मेन विचारधारा है। महिलाएं कहती हैं कि हमें पुरुषों से ज्यादा अधिकार नहीं चाहिए, सिर्फ जो अधिकार पुरुषों के मिले हैं वही अधिकार महिलाएं भी चाहती हैं। जैसे पुरुषों को काम करने का अधिकार है, बाहर जाने का अधिकार है, और जिस प्रकार की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता पुरुषों को है उसी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। यानी महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के बराबर सम्मान का दर्जा मिले, यही नारीवादी विचारधारा है। नारीवादी जो लोग हैं भाई, अगर बात करूं जो नारीवाद है वो क्या मानता है, पहली बात है भाई मेरे लैंगिक समानता की बात करता। क्या, लैंगिक समानता। नारीवाद कहता भाई मेरे महिलाओं पुरुषों को समान मानो, बराबर मानो, महिला पुरुषों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव मत करो। नारीवाद कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों के अधिकार बराबर हैं, महिला पुरुष को बराबर का अवसर या सम्मान मिलना चाहिए। नारीवाद कहता है कि कानून, राजनीति और समाज सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है इसको खत्म कर दो भाई मेरे। नारीवाद कहता है कि हमारे समाज में, राजनीति में महिलाओं के साथ जो भेदभाव है तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। यानी नारीवाद कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को भैया बराबर मानो, यही है लैंगिक समानता। यानी नारीवादी विचारक जो हैं लैंगिक समानता के समर्थक हैं, लैंगिक समानता में विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर मानना चाहिए। भाई महिला और पुरुष में भेदभाव मत करो, ये नारीवादी मानते हैं। नारीवादी दूसरी किसकी बात करते हैं भैया, पितृसत्ता की आलोचना करते हैं। पितृसत्ता की आलोचना, नारीवादी जो है क्या करते भाई मेरे, पितृसत्ता की आलोचना करते हैं। नारीवादी मानते हैं कि समाज में पितृ जो सत्ता है वो पुरुषों को शक्ति देती है और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखती है, इसलिए समाज में पितृसत्ता नहीं होनी चाहिए। भैया पुरुषों का वर्चस्व समाज में ना हो। भाई पितृसत्ता यही चाहती है कि महिलाएं जो है हमेशा पुरुषों के कंट्रोल में रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी नारीवादी जो लोग हैं
वो कहते हैं कि भाई पितृसत्ता को समाप्त कर दो, क्योंकि पितृसत्ता के कारण ही महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है। तो पितृसत्ता को खत्म कर दो। पितृसत्ता का जो विरोध है नारीवाद करता है। पितृसत्ता यानी पिता की प्रधानता या पुरुषों की प्रधानता, जो भाई मेरे पुरुषों का जो वर्चस्व है हमारे समाज में, वो पुरुषों का वर्चस्व पूरी तरह से भाई खत्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिले, महिलाओं को कम अधिकार हैं। आप सबने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पर माना जाता है भैया जो पुरुष हैं सूर्य हैं। क्या माना जाता है? पुरुष जो है सूर्य के समान है और महिलाएं चंद्रमा के समान है। इसका मतलब क्या है कि पुरुषों के पास जो है सूर्य के समान खुद का प्रकाश होता है और सूर्य के समान यानी पुरुषों के पास खुद का प्रकाश है। लेकिन महिलाएं जो हैं, जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से महिलाएं पुरुषों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो ये थोड़ा इन्होंने सूर्य और चंद्रमा को लेकर के आइडियोलॉजी बताई है कि पुरुष जो है सूर्य के समान है, महिलाएं चंद्रमा के समान है। यानी पुरुषों के पास स्वयं का प्रकाश है और महिलाएं भैया पुरुषों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यानी जो नारीवाद है पितृसत्ता का विरोध करता, कहता कि भाई मेरे पितृसत्ता नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले। ये नहीं होना चाहिए कि महिलाएं हमेशा पुरुषों के कंट्रोल में रहें और पुरुषों के उसमें भाई एक प्रकार से पुरुषों की बातों को माने। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नारीवाद है नारी चेतना की बात करता। क्या बात कर भाई मेरे? नारीवादी जो लोग हैं नारी चेतना की बात करते हैं, यानी स्त्रियों को अपनी पहचान, अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नारीवाद स्त्री को केवल माता पत्नी की भूमिका तक सीमित नहीं करना चाहिए। यानी महिलाओं को सिर्फ पत्नी की भूमिका में, माँ की भूमिका में, बहन की भूमिका में भाई महिलाओं को सीमित मत करो। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और महिलाएं समाज को आगे भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए महिलाओं को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दो। नारीवाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करता है। भाई नारीवाद लोग कहते हैं भाई राजनीति में भी महिलाओं को आना चाहिए। नारीवादी लोग कहते हैं कि महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, महिलाओं को भी काम करने की स्वतंत्रता है, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वेतन मिले। भाई मेरे जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के बराबर क्या मिलनी चाहिए भाई मेरे? सैलरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। जितना पुरुषों को वेतन मिलता है उतना महिलाओं को वेतन मिले, ये मानता है। जो नारीवाद है निजी राजनीति है, यानी नारीवाद का नारा है नारीवाद कहता है कि यह नारा बनता है कि घर परिवार रिश्ते जैसे निजी जाने वाले क्षेत्रों में भी राजनीति है, क्योंकि वहां सत्ता और भावनाएं। यानी नारीवाद मानता है भाई पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। पुरुषों और महिलाओं में किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए। नारीवादी लोग यही कहते हैं कि महिलाओं और पुरुष जो है दोनों बराबर हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो अधिकार महिला को मिले हैं वही अधिकार पुरुषों को भी मिलने चाहिए। देखिएगा अगला हम लोग बात करेंगे भाई मेरे नारीवाद की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा उदारवादी नारीवाद क्या है, तो लिख लेना। उदारवादी नारीवाद महिलाओं की कानूनी स्वतंत्रता की बात करता। किसकी? कानूनी स्वतंत्रता होनी चाहिए महिलाओं में, ये उदारवादी नारीवाद है। उदारवादी नारीवाद महिलाओं की शिक्षा की बात करता है। उदारवादी नारीवाद महिलाओं के रोजगार की बात करता है। उदारवादी नारीवाद कहता है कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। यानी उदारवादी जो नारीवादी हैं महिलाओं की कानूनी स्वतंत्रता, कानून के समक्ष महिलाओं को भी बराबर माना जाए जितना पुरुष को माना जाता है। महिलाओं को भी शिक्षा हो, रोजगार हो, या महिलाओं को भी रोटी रोजगार कमाने का अवसर मिले, ये भैया उदारवादी नारीवाद है। उदारवादी नारीवादियों का कहना था भाई मेरे कि महिलाओं को भी कानूनी समानता हो। भाई महिला को भी कानून के बराबर समझा जाए, कानून में बराबर का अधिकार हो। ऐसा ना हो कि कानून में भैया पुरुष को तुमने ज्यादा अधिकार दे दिए। पुरुषों को आपको ज्यादा अधिकार नहीं देना है। जितना अधिकार आपने महिलाओं को दे रखा है उतने अधिकार आपको भैया किसको देने हैं? पुरुषों को भी देने हैं, सॉरी महिलाओं को देने हैं। जितने पुरुष को कानून में अधिकार उतना महिला को अधिकार दो। महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा ना महिलाओं को पढ़ाया लिखाया ना जाए। भाई महिलाएं भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, महिलाओं को भी रोजगार का अवसर मिले। ये उदारवादी नारीवाद है। उदारवादी नारीवादियों ने कहा कि महिलाओं को भी रोजगार का अवसर हो, महिलाओं को भी नौकरी मिले, महिलाओं को भी रोजगार मिले। समझ लो, ये इसकी बात कौन करता है? उदारवादी नारीवाद है। अगला हम लोग बात करेंगे मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद क्या, दोनों का एक इकट्ठा ही बताऊंगा।
मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद क्या है, अब इसको सुनिएगा। मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद कहता है भाई मेरे कि महिलाओं के शोषण की बात करता है मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद। मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद कहता है कि भाई मेरे समाज में या राजनीति में कहीं पर भी महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद जो है महिलाओं के शोषण के खिलाफ है। मार्क्सवादी या समाजवादी जो नारीवाद है महिलाओं के शोषण की बात करता है कि भाई मेरे हमारे समाज में महिलाओं का आर्थिक शोषण बहुत होता है। भाई महिला तो भैया पुरुष के ऊपर आश्रित है ना। अरे भैया महिला के नाम तो ना तो घर है, ना तो संपत्ति है, ना तो जायदाद है। महिला तो पूरी तरह से भैया पुरुषों पर आश्रित है। तो भैया महिला को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं के साथ आर्थिक शोषण ना हो। ये मार्क्सवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद कहता है। और खास तौर से कह सकते हो कि माना जाता है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों जिम्मेदार हैं महिलाओं के लिए। भैया चाहे पूंजीवाद हो चाहे पितृसत्ता हो, दोनों ही महिलाओं का शोषण करती हैं, दमन करती हैं। ये बात कौन कहता है? मार्क्सवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद। समाजवादी नारीवाद जो है और मार्क्सवादी जो नारीवाद वो कहता है कि चाहे पूंजीवाद हो चाहे पितृसत्ता हो, दोनों ने ही महिलाओं का शोषण किया है, दमन किया है। मार्क्सवादी नारीवाद जो कहता कि भाई महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए महिलाओं का शोषण हो रहा है। जब महिलाएं आर्थिक स्वतंत्र हो जाएंगी तब भैया मेरे कोई भी व्यक्ति महिलाओं का शोषण और दमन नहीं कर पाएगा। महिलाओं का शोषण इसलिए होता कि कोई महिला के नाम तो न घर है, न तो संपत्ति है, न तो जायदाद है। महिला के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए महिला हमेशा पुरुष से पैसा मांगती है और पुरुष सोचता कि महिला पैसे के लिए मेरे ऊपर निर्भर है, इसलिए भैया मेरे पुरुष महिला का हमेशा शोषण करता है। तो मार्क्सवादी ये कहते हैं कि भाई मेरे कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मार्क्सवादी नारीवाद है। समाजवादी नारीवाद कहता है कि भाई मेरे हमारे समाज में महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे समाज में जो पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिले हैं वो अधिकार पुरुषों को नहीं मिलने चाहिए। यानी समाज में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, दोनों बराबर हैं। अगला भैया होता भाई मेरे रेडिकल नारीवाद। क्या होता है? रेडिकल नारीवाद क्या है? रेडिकल नारीवाद मानता कि भैया जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता ही महिलाओं का शोषण करती है और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की मांग करता है। यानी रेडिकल नारीवाद कहता है कि हे महिलाओं, तुम इन पुरुषों के खिलाफ क्रांति कर दो, और जब तुम क्रांति कर दोगी ना तभी तुमको अधिकार मिल पाएगा। यानी रेडिकल नारीवाद जो है कह सकता है भाई क्रांति की बात करता है। और रेडिकल नारीवाद कहता है कि ये जो पितृसत्ता है, जो पुरुष हैं, इन्होंने ही महिलाओं का शोषण किया है। जब तक पितृसत्ता रहेगी तब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा, इसलिए पितृसत्ता को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? रेडिकल नारीवाद भाई मेरे पितृसत्ता के खिलाफ है, पितृसत्ता को खत्म करने की बात करता है। पितृसत्ता को जब सत्ता जब खत्म हो जाएगी तब महिलाओं का जी शोषण और दमन नहीं होगा। ये रेडिकल मतलब क्रांति, खूनी क्रांति कहते भाई। इस पितृसत्ता के खिलाफ है महिलाओं, तुम खूनी क्रांति कर दो या क्रांति कर दो। जब तक ये पितृसत्ता रहेगी तब तक भैया मेरे महिलाओं का शोषण और दमन जो है वो हमारे समाज में होता रहेगा और ये कभी बंद होने वाला है नहीं। ठीक है, अगला होता भाई मेरे उत्तर रचनावाद नारीवाद या इकोलॉजिकल नारीवाद। तो जैसे महिलाओं को लिंग, पहचान, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर जो एक प्रकार से एक शोषण होता है भैया शोषण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी प्रकृति का शोषण होता है उसी प्रकार से महिलाओं का भी मेरे शोषण होता है। ये कौन मानता है? इकोलॉजिकल नारीवाद मानता है। क्या मानता है? इकोलॉजिकल नारीवाद मानता है कि जिस प्रकार से हमारी प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का शोषण दमन होता है उसी प्रकार से महिलाओं का भी शोषण दमन होता है। ये कौन मानता है? इकोलॉजिकल नारीवाद मानता है। अब नारीवाद जो है भैया कह सकते हो कि मेरी वेस्ट टॉनक्राफ्ट ने नारीवाद का सिद्धांत दिया है। साइमन द वाउवार ने नारीवाद का सिद्धांत दिया है। बिट्टी फ्रीडन ने कह सकते नारीवाद का सिद्धांत दिया है। इन सब ने क्या भाई नारीवाद का सिद्धांत दिया है। अब देखो नारीवाद की अगर बात करो तो नारीवाद में महिलाओं ने किसकी बात की है? वोटिंग राइट की बात की। भाई पहले महिलाओं को ना भाई मेरे
वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो महिलाएं कहती थी भाई मेरे कि पुरुषों को अगर वोट डालने का अधिकार है तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को तलाक का पहले अधिकार नहीं, तो भाई महिलाओं को भी तलाक, महिलाएं भी तलाक दे सकती हैं, महिलाएं भी वोट दे सकती हैं और महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले। तो इसको लेकर के महिलाओं ने आंदोलन किया था। एक खास तौर से शुरू में महिलाओं ने इसी प्रकार के अधिकार, भाई महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिले, महिलाओं को भी राजनीति में भाग लेने का मौका मिले, महिलाओं को भी समाज में बराबर अधिकार मिले और महिला भी तलाक ले सकती हैं। इसको लेकर के नारीवादी आंदोलन सबसे पहले यानी प्रथम लहर में हुआ था। द्वितीय लहर में कह सकते कि महिलाओं ने एक प्रकार से महिलाओं ने कहा कि भाई हमें पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद या रेडिकल नारीवाद आता है। ठीक है, जो नारीवाद की जो तीसरी लहर आई उसमें कह सकते कि नारीवाद ने बोला कि भाई महिलाओं के साथ जो काले गोरे का भेद होता है इसके आधार पे भेदभाव खत्म कर दीजिए और हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता, जो हमारा कल्चर है उसमें भी महिलाओं और पुरुषों को बराबर माना जाए। जैसे हमारे यहाँ पर शादी विवाह, जैसे हमारा खान पान है, पहनावा है, संस्कृति है, सभ्यता है, इसमें भी महिलाओं और पुरुषों को क्या माना चाहिए मेरे, बराबर माना चाहिए। यही सांस्कृतिक नारीवाद है। संस्कृति क्या है, खान पान है, पहनावा है, कल्चर है। तो भाई अगर महिला सांस्कृतिक रूप से नियमों को मानती है तो पुरुषों को भी मानना चाहिए। यानी हमारी सभ्यता संस्कृति में महिला और पुरुष बराबर हैं। और अश्वेत नारीवाद मानता भाई, अश्वेत और श्वेत का मतलब काले और गोरे, यानी इस आधार पे महिला के साथ भाई मेरे भेदभाव मत करो कि महिला काली है, गोरी है, इस आधार पे भेदभाव मत कीजिए। तो इसकी बात करता है। तो मुझे लगता है कि नारीवाद का जो सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में नारीवाद को लेकर के कुछ भी आएगा तो आपको जो मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में आपको लिख करके भी आना है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, उत्तर आधुनिकतावाद। तो देखिएगा उत्तर आधुनिकता क्या है, एक बौद्धिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक आंदोलन है जो आधुनिकता के मूल विचार यानी तर्कवाद, प्रगति और सार्वभौमिक सच्चाई और वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता को संदेह की आलोचना, यानी कह सकते भाई मेरे जो उत्तर आधुनिकता है ना, ये क्या भैया, तर्क को, यानी उत्तर आधुनिकता कह सकते भाई मेरे तर्क को, प्रगति को और वैज्ञानिकता को संदेह की नजर से देखती है, यानी उसकी आलोचना करती है। उत्तर आधुनिकता यानी उत्तर आधुनिकता की विचारधारा कहती है, अब ध्यान सुनिएगा, उत्तर आधुनिकता की विचारधारा वह विचारधारा है जो कहती है कि सच्चाई एक नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भैया सच्चाई होती है। क्या है, सच्चाई एक नहीं, हर व्यक्ति की अपनी सच्चाई अलग अलग है। अब जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भैया एक गिलास है, अरे एक गिलास में आधा पानी भरा है, कोई बोलेगा भैया इस गिलास में आधा पानी है, कोई बोलेगा कि आधा गिलास खाली है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सच्चाई एक नहीं होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सच्चाई होती है, यानी हर व्यक्ति को चीजों को देखने का नजरिया होता है, कोई भी चीज ये अंतिम सत्य नहीं है। यानी उत्तर आधुनिकता कहती है भैया कि सच्चाई एक नहीं होती है। क्या बोला पहली बात मैंने, कि सच्चाई एक नहीं होती है, हर व्यक्ति का चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग है जी। ये उत्तर आधुनिकता कह रही है। उत्तर आधुनिकता वाले ये कहते हैं भैया सच्चाई एक नहीं है। जैसे मैं भगवान को कुछ मानता हूं, दूसरा भगवान को कोई कुछ मानता है, तीसरा भगवान को कोई कुछ मानता है। जैसे मैं भगवान को मानता हूं, हो सकता भैया कोई भगवान को नहीं मानता हो। जैसे मैं मूर्ति की पूजा करता हूं, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता होगा लेकिन भगवान को मानता होगा। यानी सच्चाई एक नहीं होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सच्चाई होती है, हर व्यक्ति का चीजों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ये उत्तर आधुनिकता वाले लोग मानते हैं, यानी सच्चाई एक नहीं है, यानी जो एक व्यक्ति ने कह दिया वो अंतिम सत्य नहीं है। सच्चाई बहुत प्रकार की हो सकती है, हर व्यक्ति का अपना अपना सच हो सकता है, ये उत्तर आधुनिकता मानती है। अगला क्या, ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से जुड़े नहीं है। भैया कहते हैं कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान और सत्ता, दूसरी क्या मानती है उत्तर आधुनिकता भाई मेरे, ज्ञान और सत्ता, ज्ञान और सत्ता जो है आपस में जुड़े नहीं हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है, ज्ञान अलग है, नॉलेज अलग है और पावर अलग है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर नहीं, जिसके पास पावर है उसके पास नॉलेज नहीं। ये होगी उत्तर आधुनिकता क्या मानती भाई मेरे, कि ज्ञान जो है यानी जो नॉलेज है, जो पावर है, ये दोनों में इनका कोई दोनों में रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा पावरफुल हो जाएगा और जो पावरफुल होगा वो ज्ञानी हो जाएगा। हो सकता भाई मेरा कि कोई बहुत ज्ञानी हो लेकिन पावरफुल ना हो, और हो सकता कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल हो लेकिन ज्ञानी ना हो, जैसे नेता होते भैया,
कि पावरफुल तो बहुत होते लेकिन ज्ञानी नहीं होते हैं। देखो कि बहुत सारे साधु संत होते, ज्ञानी बहुत होते लेकिन पावरफुल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है उत्तर आधुनिकता मानती है कि ज्ञान और सत्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला क्या, उत्तर आधुनिकता मानती है कि कोई भी विचार या संस्कृति या इतिहास पूर्ण नहीं है और अंतिम सार्वभौमिक सत्य नहीं है। भैया किसी आदमी का विचार हो, कोई भी चीज हो, अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। यानी जैसे किसी ने कोई तुमको बात बताई, वो सच्चाई नहीं भाई, अंतिम सत्य कुछ नहीं होता है। सत्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग सत्य है। जैसे मान लो भाई एक जगह चोरी हो गई, तो चोर को पकड़ा गया, तो चोर ने अपनी रीजन बताया कि भैया मैंने चोरी क्यों की, ठीक है। लेकिन जिसके घर चोरी हुई वो अपना अलग दुख बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि हर व्यक्ति की जो सच होता है उस भाई मेरे सबका सच अलग अलग होता है। एक जैसे कोई एक चीज है, ठीक है, किसी भी एक चीज को लोगों को देखने का भाई मेरे नजरिया अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे मैंने कोई बात कही, जैसे अगर आप देखोगे ना कि जैसे भाई हमारे समाज में क्या होता भाई, ये जो होता है शादियों में जो दहेज लेते हैं, दहेज प्रथा है भाई। हो सकता कोई दहेज प्रथा का समर्थक हो, कोई हो सकता भाई मेरे दहेज प्रथा के खिलाफ हो, कोई कहता भाई दहेज जो है थोड़ा दहेज लेना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं ज्यादा दहेज लेना चाहिए, कोई बोलेगा भाई नहीं नहीं लड़के को पढ़ा लिखा रखा, बहुत पैसा लगा रखा, इसलिए दहेज लेना जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही चीज पर लोगों के जो विचार हैं अलग अलग है ना, कोई एक इक्वल तो विचार नहीं है भाई मेरे सबका ना, सबका अलग अलग विचार है ना। तो उत्तर आधुनिकता इसी बात को कह रही कि भाई मेरे हर व्यक्ति का जो विचार है वो अलग अलग होता है, एक विचार नहीं है, अंतिम सत्य कुछ नहीं होता भाई मेरे, सच्चाई एक नहीं होती, हर व्यक्ति की अपनी अपना सच होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना नॉलेज होता है और हर व्यक्ति को चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। ये उत्तर आधुनिकता क्या है, जो उत्तर आधुनिकता है अपने बड़े बड़े सिद्धांत जैसे मार्क्सवाद, विज्ञान आदि पर विश्वास नहीं करती है। यानी जो उत्तर आधुनिकता भैया वो मार्क्सवाद को, ज्ञान को, विज्ञान को, प्रगति को, इनमें उसका कोई विश्वास नहीं है। यानी उत्तर आधुनिकता कहती है कि भाई जो विज्ञान में कहा गया है, जो मार्क्सवाद में कहा गया, जो उदारवाद में कहा गया, वो अंतिम सत्य नहीं है, यानी उसमें इसका कोई विश्वास नहीं है। हर विचार संदिग्ध है भैया, किसी की बात को हर विचार जो है कन्फर्म नहीं है, हर विचार पर हमें संदेह करना चाहिए। उत्तर आधुनिकता मानती क्या है, उत्तर आधुनिकता का मानना है कि भाई हर जो विचार है वो अंतिम नहीं है, हर विचार पर हम एक प्रकार से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हम संदेह की नजर से देखो, शक की नजर से देखो। उत्तर आधुनिकता क्या है, उत्तर आधुनिकता में जैक दरिदा कहती है कि कोई भी ग्रंथ या विचार स्थिर अर्थ नहीं देता, यानी कोई भी ग्रंथ हो या कोई भी पुस्तक हो भैया उसका जो विचार है वो अंतिम नहीं है। एक जैक दरिदा कहती है, कौन कहती है, जैक दरिदा कहती है कि भाई कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, उसमें जो बातें कही गई हैं वो कन्फर्म नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, बदल सकती हैं। यानी किसी भी पुस्तक में जो बातें कही जाती, किसी भी ग्रंथ में जो बातें कही जाती हैं वो बातें बदलती रहती हैं। ये बात किसने बोली भाई मेरे, जैक दरिदा ने बोला है। जैक दरिदा क्या कहती है कि ग्रंथों में कोई बात है बदलती रहती। जैक दरिदा कहती है कि हर पाठ को विरोधाभासी और संदर्भ की नजर से देखिए। भाई हर चीज को हमें संदेह की नजर से देखना चाहिए। जो बातें किताबों में लिख रखी हैं वो किताबें भी बदलती रहती हैं, क्योंकि विचार कन्फर्म नहीं होता है, विचार बदलते रहते हैं और विचार में परिवर्तन होता रहता है। इसका मानना जैक दरिदा का मानना है। लियोटार्ड क्या मानता है, अगर मैं लियोटार्ड की बात करूं तो भाई मेरे लियोटार्ड कहता है कि कोई भी सिद्धांत फिक्स नहीं है, चाहे उदारवाद हो, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, यहां तक को जो विज्ञान है, विज्ञान में जो चीजें बताई गई हैं वो कन्फर्म नहीं है, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लियोटार्ड कहता है। लियोटार्ड कहता है भैया कोई भी जो बड़ी बड़ी बातें जो लोग करते हैं ना वो कन्फर्म नहीं है, वो उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। लियोटार्ड कहता कि हर चीज को संदिग्ध मानो, किसी भी बात पर यकीन मत कीजिए, हर चीज को यानी संदेह की नजर से देखो, कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं है, सच्चाई अलग अलग प्रकार से होती है, ये लियोटार्ड कहता है। कोई भी बात जो है अंतिम सत्य नहीं है, सबकी सच्चाई अलग अलग होती है और हर चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, ये लियोटार्ड कहता है। जैक दरिदा क्या कहती है भाई, जैक दरिदा ने बोला कि भाई किस किताब में जो कुछ लिखा है ना वो रियलिटी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि कन्फर्म है, बुकों में जो लिख दिया गया है वो कन्फर्म नहीं है भाई, वो बदलती रहती, चेंज होती रहती है।
भाई व्यक्ति के विचार बदलते हैं, साइंस बदलती है, समाज बदलता है, तो भैया कोई चीज फिक्स नहीं है, परिवर्तनशील है भाई मेरे, ये कहे जा रहे हैं। अगला अगर आप देखोगे तो उत्तर आधुनिकतावादी लोग मानते हैं कि आज समाज की जो वास्तविकता है कल हो सकता है वो समाज की वास्तविकता ना हो। समाज वास्तविक नहीं है बल्कि एक प्रकार की नकल है। यानी भैया जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो कह सकती है कि वास्तविक नहीं, रियलिटी नहीं है, वो क्या है, नकल है एक प्रकार की। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से उत्तर आधुनिकता वाले लोग मानते हैं कि मीडिया और छवियां दुनिया में सत्य और कल्पना का अंतर मिटा देती हैं। भाई कोई भी जो फोटो होती है, जो मीडिया जो होती है, दुनिया में सच और कल्पना यानी झूठे और गलत में जो डिफरेंस होता है वो मीडिया के लोग भैया मेरे और जो फोटो होती है मिटा देती है। ये कौन मानता है, उत्तर आधुनिकता। आप लोग देखो मीडिया वाले झूठ फैला देते भैया समाज में ना, तो आदमी सच को समझ ही नहीं पाता कि सच क्या झूठ क्या। आप लोग देखते नहीं कि हमारे देश का जो मीडिया है, पूरे दुनिया का जो मीडिया है, मीडिया वाले भैया जो लोग बता देंगे वही से लोग सच मान लेते हैं। लोगों को पता नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है, जो मीडिया बता देता लोग उसी को मान लेते हैं ना। ये तो होता ही होता है ना। तो आपको पता ही है कि हाइपर रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, लोगों को नहीं पता रहती है। जो मीडिया बता देता है लोग उसी को मान लेते हैं। यानी लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते हैं। मीडिया और फिल्में लोगों को इतना भ्रमित कर देती हैं, लोगों को सच क्या और गलत क्या पता नहीं चल पाता है। अगला, उत्तर आधुनिकता मानती कि विविधता, बहुलता और मूल्य निरपेक्षता की बात है। यानी उत्तर आधुनिकता मानती कि भैया दुनिया में बहुत विविधता है, कोई भी चीज एक नहीं है, हर चीज में बहुत अंतर है, और दुनिया में भैया बहुलतावाद है। कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम एक नजर से नहीं देख सकते हैं। उत्तर आधुनिकता मानती कोई भी एक विचार या एक संस्कृति, नैतिकता सर्वोच्च नहीं है। कोई भी चीज अच्छी नहीं है या कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है, ये उत्तर आधुनिकता मानती है। यानी कोई भी विचार श्रेष्ठ विचार नहीं होता, कोई भी विचार अच्छा विचार नहीं है लेकिन श्रेष्ठ नहीं। कोई भी संस्कृति अच्छी या श्रेष्ठ नहीं होती है। यानी भैया ना तो कोई विचार सबसे श्रेष्ठ है, ना तो कोई संस्कृति सबसे श्रेष्ठ होती है, ना तो कोई आधुनिकता नैतिकता सबसे श्रेष्ठ है। जो उत्तर आधुनिकता है वह सत्य को, नैतिकता को और सौंदर्य को मानती है। यानी जो आधुनिकता है वो सत्य को, नैतिकता को और सौंदर्य में सभी व्यक्तियों के अनुभव को मानती है। यानी कहती कि भैया मेरे हर व्यक्ति का जो अनुभव है अलग अलग होता है, इसलिए कोई भी अनुभव फाइनल अनुभव नहीं है, कोई भी सच्चाई अंतिम सच्चाई नहीं है, कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। सभी पर हमें संदेह करना चाहिए। कोई भी डिसीजन राइट डिसीजन नहीं होता है, हर व्यक्ति का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। भाई मेरे मान लो किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ना है, किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मुझे व्यापार करना है, किसी व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। तो भैया हर व्यक्ति का जो डिसीजन है ना वो अलग अलग डिसीजन है। किसी भी डिसीजन को आप गलत नहीं कह सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने समझने का जो तरीका है, नजरिया बिल्कुल अलग है। तो कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता है, कोई भी सच्चाई अंतिम सच्चाई नहीं होती है, ठीक है, और कोई भी विचार अंतिम विचार नहीं है। ये कौन कहता है, ये उत्तर आधुनिकता के लोगों का मानना है, और उत्तर आधुनिकतावादी लोगों ने इसी बात को कहा है। ठीक है, देखिएगा इसमें अगर आप लोग देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या है, प्रमुख उत्तर आधुनिकता विचारक कौन है। भाई प्रमुख जो हैं उत्तर आधुनिकता के विचारक हैं, इन्होंने क्या कहा क्या बताएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लियोटार्ड। लियोटार्ड क्या कहता है, तो लियोटार्ड ने कह सकते भाई मेरे, इन्होंने कि महावृत्तांतों को अविश्वास बताया है। कि भाई जो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद है, पुराण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, भैया इसमें जो लिख रखा है ना, इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बदलती है। जैसे भाई मेरे गीता में जो लिख रखा है, महाभारत में, रामायण में, वेदों में, पुराणों में, इन चीजों में जो कुछ लिख रखा ना, उस पर हमें पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर हमें संदेह करना चाहिए। ये लियोटार्ड कहता है। लियोटार्ड का मानना है कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है, सच्चाई हमेशा बदलती रहती है, कोई भी सच्चाई अस्थाई नहीं है। हर ज्ञान जो है वो संदिग्ध है, कोई भी ज्ञान परमानेंट नहीं है, और जो स्थानीय ज्ञान होता है वही ज्ञान
सत्य हो सकता है। तो कहने लियोटार्ड का मानना है कि कोई भी सच्चाई अंतिम सच्चाई नहीं है भाई, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सच्चाई होती है, हर व्यक्ति के लिए चीजों का देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो मैं अलग नजर से देख रहा हूं, हो सकता कि आप अगर उस चीज को नजर से देख रहे हैं तो आपको देखने की नजर भाई मेरे कुछ अलग हो सकती है, ठीक है। तो एक इसने यह बात कही है कि भाई मेरे कोई भी जो सच्चाई है वो सार्वभौमिक सच्चाई नहीं थी, ऐसी कोई सच्चाई नहीं जो हर जगह लागू हो जाएगी। कोई भी नियम हर जगह नहीं चलता है, नियम बदलते रहते हैं, सच्चाई बदलती रहती है, और कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं है। ये लियोटार्ड यानी लियोटार्ड का मानना है। लियोटार्ड कहता है कि जो पुराने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उसमें जो बातें बताई गई हैं वो अंतिम सच्चाई नहीं है, उस पर भी हमें संदेह करना चाहिए। ये लियोटार्ड ने इस प्रकार की बातें कही। अगला दरीदा क्या कहती है। अगर मैं दरीदा के बारे में बात कहूं तो दरीदा कहती भैया कोई भी जो विचार है, कोई भाषा जो है, ग्रंथ है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो अंतिम सत्य नहीं, उसमें विरोधाभास है। कोई भी विचार अंतिम विचार नहीं है, कोई भी बात अंतिम बात नहीं होती है। ग्रंथों में जो कुछ चीजें लिखी गई हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। दरीदा का मानना है कि कोई भी पाठ अंतिम अर्थ नहीं देता है, हर अर्थ में कुछ ना कुछ छिपा रहता है। यानी कोई भी जो पाठ है, जो कोई किताब है या कोई चैप्टर है या कोई भी निष्कर्ष अंतिम निष्कर्ष नहीं रहता है, वह हमेशा बदलता रहता है, यानी वह हमेशा खिसकते रहते हैं, यानी अर्थ बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, ठीक है, भाषा बदलती रहती है। और हमारे ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं वह भी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, वो लास्ट नहीं होती, अंतिम नहीं होती हैं। यह जैक दरीदा का मानना है। कौन मानती है इस बात को? जैक दरीदा मानती है। मिशेल फूको क्या कहते हैं? मिशेल फूको क्या कहती हैं? इसकी बात करता हूं तो भैया मिशेल फूको कहती है कि सत्ता और ज्ञान में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सत्ता अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। जिसके पास सत्ता उसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सत्ता नहीं। यानी मिशेल फूको ने कहा कि ज्ञान हमेशा सत्ता के साथ जुड़ा है और सत्ता संरचना में सोचने और जीने के तरीके को नियंत्रित करती है। भैया जो सत्ता होती है ना, जैसे अगर आप लोग देखोगे ना कि भाई मेरे जो सत्ता है यानी जो हमारी सरकार है, तो सरकार ही तो डिसाइड करती भाई लोगों को कैसा जीना है, कैसी लाइफ जीना है। यानी जो सत्ता है वही लोगों के जीवन को डिसाइड करती है, ज्ञान लोगों के जीवन को डिसाइड नहीं करता है। आप समझ रहे हो भाई, कोई भी व्यक्ति कितना ज्ञानी हो जाए लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो सत्ता है, जो सरकार है, लोग उसी की ही तो बात मानते हैं। ये कौन कहती है? मिशेल फूको का मानना है। कौन किसका मानना भाई मेरे? मिशेल फूको का मानना है। मिशेल फूको कहती है कि पागलपन, यौनता, दंड जैसी अवधारणा को ऐतिहासिक रूप से समझाया है। यानी मिशेल फूको पागलपन को बताती है कि जो कहती कि हर व्यक्ति की जो बात है उसको पागल नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति के चीजों का देखने का नजरिया अलग है। पागलपन पर यानी मिशेल फूको ने पागलपन, यौनता पर, दंड पर अपने नए नए विचार इन्होंने पेश किए हैं। किसने भाई मेरे? मिशेल फूको ने। ठीक है, अगर बात करें अगला, अगर मैं बात करूं फ्रेडरिक जेम्स, इसमें एक और विचारक है जिसका नाम क्या है? फ्रेडरिक, नाम रखना फ्रेडरिक जेम्स। ये क्या कहता है? उत्तर आधुनिकता के में उन्होंने पूंजीवाद के नवीन चरण की बात की है और कहा कि संस्कृति बोला है। फ्रेडरिक जेम्स जो है वो आधुनिक कला में पैरोडी और पोटेसी से भरपूर है, यानी मौलिकता का अभाव है। यानी फ्रेडरिक जेम्स कहता है कि आज के समय में जो मौलिकता है यानी जो सच्चाई है वो जल्दी से हम लोगों को पता नहीं चलती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो खास तौर से अगर आप देखोगे ना तो भाई मेरे जो उत्तर आधुनिकता के विचार वाले हैं, इसमें जैसे उत्तर आधुनिकतावादी जो विचारक है, जैसे इसमें लियोटार्ड, जैक दरीदा और मिशेल फूको, यही तीन लोग कह सकता हूं मेरे हिसाब से भाई मेरे जो इंपॉर्टेंट है या जिनके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि यही लोग इंपॉर्टेंट है। लाकू और जैसे सांतला जो है, लाकू, अगर मैं सांतला की बात कहूं तो इन लोगों ने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बताया कि भाई जो ज्ञान है बदलता रहता है, ज्ञान जो है परिवर्तनशील है, समय के अनुसार ज्ञान और विज्ञान जो है बदलता रहता है, ज्ञान और विज्ञान अंतिम नहीं है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। यानी उत्तर आधुनिकतावादी जो लोग हैं, सत्य एक नहीं होता, सत्य भाई कई प्रकार का होता है, ज्ञान और सत्ता आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी विचार अंतिम विचार नहीं है। व्याख्या है भाई, इन्होंने क्या बोला? उत्तर आधुनिकता वाले भाई लोगों ने, उत्तर आधुनिकता लोगों ने कहा कि भैया कोई भी जो ज्ञान है
या कोई भी जो विचार है अंतिम विचार नहीं होता। किताबों में जो चीजें लिखी गई हैं वो अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है, उसमें भी चेंज होता रहता है। हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण है, पुराण है, महाभारत है, इनमें जो बातें बताई गई हैं असली सच नहीं है, उनमें भी बदलाव होता रहता है। ये उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है। आधुनिकता सार्वभौमिक सोच पर सवाल जरूर करती है। यानी आधुनिकता कहती है कि भैया जो अंतिम सच है वो बदलता रहता है, कोई भी सच हर जगह लागू नहीं होता है। सच में जो होता भाई मेरे समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो मुझे लगता है उत्तर आधुनिकता को लेकर के अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आपको यही बताना है। देखिएगा अगर हम लोग बात करें इस क्लास में ना, तो इस क्लास में मैंने आपको 5 चैप्टर करवाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कह सकता हूं इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगली जो क्लास होगी हम लोग बहुत जल्द करेंगे, जो इसका सेकंड क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। और सेकंड क्लास में बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं वो चैप्टरों को भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। सेकंड क्लास आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरी क्लास जो आपकी रहेगी उसमें हम लोग कम से कम 5-6 चैप्टर जरूर करेंगे, उससे भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज बता दूं, अभी जो हम लोगों ने क्लास की है इसमें टोटल मैंने आपको 5 चैप्टर बताए हैं। इन 5 चैप्टर में से अब आपको मैं कहता हूं आपको एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। मिनिमम कितना बताया, 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन इन 5 चैप्टरों में से आ सकता है। बाकी जो बचे चैप्टर हैं हम लोग इसकी दूसरी क्लास जरूर करेंगे, ठीक है, और उसको भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक।